गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम 1857 की क्रांति मैंने आपको पढ़ाया था। तो 1857 की क्रांति में मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया, ठीक है। उसके बाद के डायरेक्शन हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, 1857 की क्रांति हुई, उससे हमें पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी, है ना, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अंग्रेज वगैरह पहले आ गए थे, ठीक। इसके बाद अब हम चलते हैं, अगर हम पढ़ेंगे, देखो, अगर हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, यानी क्या कहते हैं, गांधी युग, तो गांधी जी हमें कहाँ तक ले जाएंगे, आज़ादी तक ले जाएंगे, ठीक। गांधी जी हमें आज़ादी तक ले जाएंगे और आज़ादी मिलके हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एक बार हमने गांधी जी को पढ़ना शुरू किया तो हिस्ट्री ख़त्म होने तक कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे इतने सारे वे चले थे, आंदोलन चले थे छोटे छोटे, है ना, सामाजिक सुधार आंदोलन है, उसमें कुछ मुस्लिम आंदोलन है, कुछ जनजातीय आंदोलन है, तो पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रांति 1857 की क्रांति ख़त्म होते ही फिर कई सारे आंदोलन चले, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक। जो इतनी सारी कुप्रथाएं थी हमारे समाज में, बहुत सारी, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इनको ख़त्म करने के लिए जो जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले थे वो 1857 की बाद और पहले, मतलब वही टाइम था कुछ, है ना, ठीक है, वही टाइम था। अब इसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन के बाद और भी हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, मुस्लिम आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो होने के बाद कुछ क्रांतिकारी आंदोलन और फिर गांधी युग, फिर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए, बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज़रूर, ठीक। अब देखो, सामाजिक सुधार आंदोलन, इसको नाम से ही पता चल रहा है कि समाज में सुधार के लिए जो आंदोलन बने थे। इसमें मेनली आपको चार सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले क्या है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का सबको संस्थापक सभी को पता होंगे, राजा राम मोहन राय। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ठीक। अब ब्रह्म समाज में इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, इतना पता है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ राजा राम मोहन राय से रिलेटेड और सारी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना, उस पर गौर करिए। देखो, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक, राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज, देखो समाज का मतलब ये है कि इनको फॉलो करने वाले, है ना, जैसा मैं उसमें ही पढ़ा था, जो हमारी जब भक्ति आंदोलन चला था तो उसमें द्वैतवाद, अद्वैतवाद, फिर उनके संप्रदाय बने थे, सनक संप्रदाय, है ना, स्मृति संप्रदाय, तो उनको फॉलो करने वाले इस संप्रदाय के कहलाए जाएंगे। उसी तरीके से समाज है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो थे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सबसे मेन चीज़, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, है ना। राजा राम मोहन राय ने किसका अंत किया था, सती प्रथा, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो किया था वो विलियम बेंटिक के सहयोग से किया था। किसके, विलियम बेंटिक। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक। तो इनके सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। अब क्वेश्चन दोनों ही पूछेंगे, विलियम बेंटिक को भी पूछेगा आपसे, राजा राम मोहन राय को भी पूछेगा, ठीक। सती प्रथा का अंत किया। ये ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी 1828 में। कब की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने बहुत सारी सती प्रथा का तो अंत किया ही, इसके अलावा भी समाज में बहुत सारे जो कुप्रथाएं थी उनका बहुत सारा विरोध किया। सती प्रथा का अंत इनकी एक स्टोरी है ना, राजा राम मोहन राय की। इनके बचपन में ही इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को इनके भाई और भाभी ने पाला, ठीक है। तो भाई को अपनी माँ जैसी मानते थे, वैसे भी माँ समान होती है, लेकिन अब पर्टिकुलर उन्होंने ही पाला तो और भी, मतलब और भी लगाव था, बिल्कुल माँ की तरह ही मानते थे। फिर क्या होता है, इनके भाई की भी डेथ हो गई बहुत जल्दी, ठीक। ये ज़्यादा बड़े नहीं थे, इनके भाई की भी मृत्यु हो गई। तो इनकी भाभी को अपने भाई के साथ सती होना पड़ा और ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा। सोचो कैसा लगा होगा इस छोटे बच्चे को कि जो एक माँ बाप तो रहे नहीं, है ना, एक भाभी थी, भाभी को भी जिंदा जला दिया गया
अपने क्योंकि सती प्रथा का आपको मतलब तो पता ही है ना, ये होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है, कि मतलब तुम्हारा कोई जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, तुम भी इनके साथ ही चले जाओ। तो इस वजह से इन्होंने ठान लिया था कि मैं इस जो ये समाज में इतनी बुरी ये प्रथा फैली हुई है, मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा। तो राजा राम मोहन राय इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए और फिर लास्टली इन्होंने सती प्रथा को का अंत कर दिया, ठीक है। तो ये था इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये जो राजा है, देखो राजा की जो उपाधि है, राजा, राजा इनके नाम में जो लगा है, राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। आपको याद होगा जब मैंने वो पढ़ाया था आपको, मुगल राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर, अकबर द्वितीय ने, ठीक है ना, अकबर द्वितीय ने। अब जब अकबर द्वितीय था तो अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने की इनको कहाँ भेजा था? ब्रिटेन भेजा था, ठीक। तो फिर इनको राजा की उपाधि देकर वहाँ भेजा था और वहाँ से लौटते वक्त 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके सर पर वो जो मतलब शिप से उतर रहे थे और सर पे क्या गिर गया? बक्सा गिर गया बहुत भारी सा, ठीक। और उससे ने मेनिंजाइटिस होके इनकी डेथ हो गई 1833 में। तो राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन पूछता है। और राजा राम मोहन राय को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का अग्रदूत। आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का अग्रदूत। आधुनिक भारत का अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके अलावा इनको युगदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युगदूत। युगदूत। और युगदूत जो कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि दी थी। इतना क्लियर है? अब इसके बाद क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय की जब डेथ होगी 1833 में, इनकी डेथ के बाद इनके जो मेन दो शिष्य थे, एक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे केशव चंद्र सेन। इनके शिष्यों के नाम क्या थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। दूसरे थे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। इनके जो दो बड़े ये मेन शिष्य थे, इनके जब इनकी मृत्यु होगी राजा राम मोहन राय की, तो इनके कंधों पर जिम्मेदारी आई कि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन दोनों में होगी लड़ाई, तो इन दोनों में लड़ाई होगी तो इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया, ठीक है। दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और अपना अलग से एक समाज बनाया, ठीक है, दोनों ने ही। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये क्या थे? ये मेन थे। मतलब इन दोनों में क्या कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज की ज़्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के ऊपर, ठीक। तो इन्होंने जब ब्रह्म समाज को छोड़ दिया तो इन्होंने फिर 1865 में आदि ब्रह्म समाज बनाया। क्या बनाया? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर केशव चंद्र सेन को लगा भाई इसने तो कर लिया, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना मैं तो वो तो छोड़ ही दिया, ठीक है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर इनके 2 साल बाद 1867 में 1867 में किसकी स्थापना की? वेद समाज की। किसकी स्थापना की? वेद समाज की, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं A to Z एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दूसरा, फिर ये आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? युगदूत की उपाधि किसने दी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ठीक है, सती प्रथा का अंत किसने किया। तो ये सारे क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं एक चीज़ और है, जो राजा राम मोहन राय जो थे ये कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे, बंगाली थे। और बंगाली लोग जो होते हैं वो मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो बंगाली लोग तो बंगाल के थे, मतलब इनको बंगाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती होगी, भाई इनकी मदर टंग है, ठीक है, बंगाली भाषा का इनको अच्छे से ज्ञान था। दूसरे ने फारसी भाषा का ज्ञान था, फारसी, क्योंकि उस टाइम पे देखो 1828
से पहले, मतलब जब मुग़ल का ही टाइम था, इनके टाइम पे मुग़ल थे, तो मुग़ल मतलब पूरे भारत में फैल चुके थे। तो मुग़ल की जो राज्य भाषा थी क्या थी? फ़ारसी थी। तो फ़ारसी लैंग्वेज भी काफ़ी अपने पीक पर थी, तो इनको फ़ारसी भाषा का अच्छे से ज्ञान था, फ़ारसी भाषा जानते थे। दूसरा, ये हिंदी और इंग्लिश को भी जानते थे, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का भी इन्हें अच्छे से ज्ञान था। अब इसके बाद इसमें मेन चीज़ है आपको पढ़ने वाली कि इन्होंने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। किसने? राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रिका यानी कि मैगजीन, 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। इसमें है, सबसे इम्पोर्टेंट है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। दूसरी है संवाद कौमुदी, संवाद, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, ठीक है, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। ये जो मिरातुल अखबार है ये थी फ़ारसी भाषा में, फ़ारसी, और संवाद कौमुदी थी बंगाली भाषा में। क्लियर? इसके नाम से आपको मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार थोड़ा लग नहीं रहा कि फ़ारसी भाषा का सा वर्ड है, फ़ारसी लैंग्वेज का, फिर उर्दू कह सकते हैं ना, थोड़ी रिलेट करती है लैंग्वेज। ये तो क्लियर है कि बंगाली नहीं लग रहा है ना, मिरातुल अखबार तो फ़ारसी में होगा। ये इनकी लैंग्वेज ही पूछता है कि कौन सी भाषा में थी, ये जो पत्रिका थी कौन सी भाषा में थी। तो मिरातुल अखबार कौन सी लैंग्वेज में थी? फ़ारसी में। संवाद कौमुदी थी बंगाली भाषा में। क्लियर? तो ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे बता दिए। अब आगे चलते हैं। अब आए कौन सा? आर्य समाज। ब्रह्म समाज और आर्य समाज, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ब्रह्म समाज में तो कंफ्यूज नहीं होते कि राजा राम मोहन राय है, लेकिन आगे हम क्या पढ़ेंगे? रामकृष्ण मिशन भी पढ़ेंगे। एक सेकेंड आगे चलते हैं पहले। देखो अब हमारा सेकंड पढ़ने वाले हम आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? रामकृष्ण मिशन। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इन दोनों के ही संस्थापक बहुत 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 ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब अनलिमिटेड बार, है ना, कोई लिमिट ही नहीं, इतनी बार पूछे गए हैं। आर्य समाज के और रामकृष्ण मिशन के सबसे ज़्यादा तो आर्य समाज, और बच्चे आर्य समाज पर टिक कर आते हैं स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज पे स्वामी विवेकानंद को ज़्यादातर बच्चे टिक करते हैं। दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद में कंफ्यूज रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो। देखो आप अगर इसको 5 बार रिपीट करोगे ना खुद से, तो आपके ना टंग पे वो फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो आप ये बोलो दयार्य। क्या बोलना आपको? दयार्य। इसको एक नाम ही बना लो, दयार्य, है ना, वो CID में दया वही वाला दया। ठीक है, तो दयार्य 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 दयार्य, ऐसा आप 10 बार बोलोगे ना, तो आप अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि दयानंद मतलब आर्य समाज संस्थापक कौन है, तो आपने दया स्वामी नहीं बोला, दया विवेकानंद नहीं बोला, तो आपको खुद से याद आएगा दयार्य। दयार्य, अच्छा हाँ, मतलब दयानंद सरस्वती है। ठीक, तो ये मतलब मेरा अपनाया हुआ एक ट्रिक है ना। अगर आप 5-6 बार 10 बार मैक्सिमम आप उसको रिपीट करते हो ना, तो एग्जाम आपको याद आ जाता है। ऑप्शन तो होते ही, ऑप्शन देख के ठीक है हाँ ये तो नहीं मैच कर रहा, ये होगा इसका आंसर। क्लियर? तो चलते हैं हमारे समाज पे। देखो ये जो दयानंद सरस्वती हैं हमारे, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती जो थे ये मतलब इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आध्यात्मिक गुरु। भारत का आध्यात्मिक गुरु। और ये भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा किसने था? भारत का आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? भारत का आध्यात्मिक गुरु, देखो मेरे से भी होगी गलती। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, ना कि इन्हें।
और वो क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद में होता है कन्फ्यूजन। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके बाद देखो, इनका जो नारा था दयानंद सरस्वती का, इनका कहना था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहना था इनका, वेदों की ओर लौटो। इनका दयानंद सरस्वती का नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो। इसके एक और नारा आता है कि भारत भारतीयों के लिए है। एक और नारा क्या है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। अब इसमें भी कंफ्यूजन एक है, मैं बताती हूँ क्या कंफ्यूजन है। देखो, आपसे नारे ये दोनों पूछे जाएंगे, दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे कि भारत भारतीयों के लिए है नारा किसका है, उसमें एक ऑप्शन होगा आर्य समाज का, एक ऑप्शन होगा दयानंद सरस्वती का, कंफर्म। ये इनमें डिफरेंस ये है कि देखो, एक तो आर्य समाज है यानी कि पूरी कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी का नारा क्या था कि भारत भारतीयों के लिए है। लेकिन एक पर्सनल थिंकिंग होती है, तो जो पर्सनल थिंकिंग यानी कि दयानंद सरस्वती की जो थी, इनका पर्सनल नारा मतलब जो खुद कहा वो था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसका है, दयानंद सरस्वती का। और भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसका है, आर्य समाज का, पूरी कम्युनिटी का। ठीक है ना, तो आर्य समाज का नारा क्या है, भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती का नारा क्या है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने मतलब आधुनिक शिक्षा पर ध्यान ना देके इन्होंने कहा कि मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है या फिर हमारा जो विकास का मेन कारण हो सकता है वो सब वेदों में है। ठीक है ना, तो इनका ही कहना था कि वेदों की ओर लौटो, वेद पढ़ो। तो इनका मतलब हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं था। ठीक, किसका, दयानंद सरस्वती का। तभी इन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, मतलब हमें हर चीज़ का जो मिलेगा ना वेदों में मिलेगा। और जो स्वामी विवेकानंद थे वो इनके जस्ट अपोजिट थे, है ना, वो आधुनिक शिक्षा पर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था। वेदों के लौट नारा किसका था, दयानंद सरस्वती का। ठीक, इसके बाद जब जो दयानंद सरस्वती थे, इनकी मृत्यु के बाद फिर आते हैं इनके शिष्य कौन थे, हंसराज। इनके शिष्य का नाम क्या था, हंसराज। हंसराज ने 1886 में किसकी स्थापना की, डीएवी कॉलेज। आपने सुना होगा डीएवी कॉलेज, अब हर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो डीएवी फुल फॉर्म, डी से क्या है, दयानंद, भाई अपने गुरु का नाम इनको रखना था। ए से एंग्लो, और वी से क्या है, वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक। देखो, हंसराज को पता था कि भले ही हमारे गुरु, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उनके नाम में ना क्या लग दिया, उसके नाम में दयानंद रख दिया। लेकिन इनको पता था कि किसी का भी डेवलपमेंट होगा, हम जब तक हम मॉडर्न ना होंगे, मतलब आधुनिक चीज़ें ना अपनाएंगे, तो हमारा डेवलपमेंट होना या हमारा विकास होना संभव नहीं है। ठीक, तो इन्होंने इसके साथ क्या जोड़ा, एंग्लो भी जोड़ा। एंग्लो, हम इसको आधुनिकता का हम एक प्रतीक कह सकते हैं, क्योंकि एंग्लो कहते हैं अंग्रेज, है ना, और उनकी सारी चीज़ें ना बहुत मॉडर्न थी, हमसे 10 कदम आगे। तो दयानंद के साथ एंग्लो, और प्लस उसमें वैदिक, मतलब पुरानी चीज़ों का भी उसमें ज्ञान दिया जाएगा, वेद वगैरह का भी। तो दयानंद एंग्लो वैदिक, इन्होंने सबको मर्ज करके एक संस्था बनाई, उसका फिर नाम रखा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज भी हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डीएवी कॉलेज है। तो 1886 में किसने की थी स्थापना इसकी, हंसराज ने। हंसराज कौन थे, दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। इसमें दो इंपॉर्टेंट मेन चीज़ यही है, तो दोनों नारे है ना, और इसके संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती के, आर्य समाज के। ठीक, क्लियर। एक चीज़ और, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, 1875 में। ठीक, आर्य समाज की स्थापना 1875, आर्य समाज। इसके बाद अब आते हैं हम रामकृष्ण मिशन पे। रामकृष्ण मिशन, वो उसमें सारी चीज़ किसकी है, स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखो, राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, स्वामी, अभी जो मैं बता रही थी वो कि भारत का आध्यात्मिक गुरु किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। अब स्वामी विवेकानंद जो है ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मॉडर्न और एंसेंट दोनों चीज़ों का क्या है, मिक्सचर थे। मतलब इनको वेदों का, अपनी संस्कृति का बहुत ज़्यादा क्या था, ज्ञान था। और प्लस इनकी लैंग्वेज, और कोई कह नहीं सकता था कि ये इतने ज़्यादा इनकी मतलब इंग्लिश, उस टाइम पे इंग्लिश तो अच्छी होती थी, है ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनको देख के हर चीज़ का ना मिक्सचर, मतलब सब कुछ था इनके अंदर। क्योंकि इन्होंने एक भाषण दिया था 1893 में, 1893 में क्या हुआ, शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ। धर्म सम्मेलन मतलब कि सभी क्या आएंगे, धार्मिक गुरु आएंगे, ये भी क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे। तो इनको बुलाया गया और वहाँ पे इनको लगा भाई ये गए थे क्या, धोती कुर्ता पहन के, अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर, है ना। तो वहाँ के लोग इन पर हंसने लगे, क्या बताओ ये करेगा, मतलब ये क्या बोल पाएगा ना, इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड लोग बैठे हैं उनके सामने ये क्या बोल पाएगा। लेकिन अब उसमें ना भाषण का भी एक टाइम होता है कि आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे, आपको 15 मिनट या 10 मिनट उसमें आपको कंप्लीट करना है अपना सब कुछ जो भी बोलना है। जब स्वामी विवेकानंद स्टेज पर पहुँचे शिकागो में, ठीक है, जब स्टेज पर पहुँचे तो सबने ऐसी, ये तो कुछ नहीं बोल पाएगा ढंग से, लेकिन जब वो स्टेज पर पहुँचे इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। बोलते गए लोगों को टाइम का पता नहीं चला और इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। ठीक, इतने अच्छे से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तभी इनको भारत का क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद जो थे कट्टर हिंदू थे। कट्टर हिंदू का मतलब ये है, जैसे औरंगजेब को हम क्या कहते हैं, कट्टर मुस्लिम। कट्टरता का मतलब हम बुरा नहीं कह सकते, कट्टर का मतलब ये है कि अपने धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ठीक, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो स्वामी विवेकानंद कट्टर हिंदू थे, तो इनको कहा जाता है तूफानी हिंदू। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? और तूफानी हिंदू। ठीक, तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। दूसरा इनको हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है इनको। ठीक, और स्वामी विवेकानंद का एक मतलब मूल नाम भी है, मतलब असली नाम या बचपन का नाम कह सकते हैं। इनके बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। क्या है बचपन का नाम इनका? नरेंद्र दत्त। इससे मुझे याद आया, अभी हमने क्या पढ़ा था, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का भी जो मूल नाम है मूल शंकर है। मूल नाम क्या है? मूल शंकर। ठीक, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। मूल का मतलब क्या होता है? जड़ वाला, तो मतलब पहला, बिल्कुल स्टार्टिंग का, या फिर जब इनको नाम रखा गया था। ठीक, बचपन का नाम क्या है इनका? मूल शंकर है, दयानंद सरस्वती का। और स्वामी विवेकानंद का क्या है? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त भी आता है, नरेंद्र दत्त। ठीक है ना। किसका? स्वामी विवेकानंद का। तो इनके बारे हमने, इनका मतलब इनका नेचर कैसा था वो सब चीज़ देखी। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। देखो, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन तीनों को इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक, लेकिन महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। अब आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज़ देखो भाई, जो दोनों चीज़ें, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, विधवा का मतलब दोबारा से शादी की जाए, दोनों अच्छी चीज़ें, इनका इन्होंने समर्थन किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, तीनों क्या बेकार चीज़ें, इनका इन्होंने विरोध किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने किसका विरोध किया, किसका समर्थन किया। तो इसमें कोई याद करने वाली बात तो है नहीं भाई, जो बेकार चीज़ है उसका इन्होंने क्या विरोध किया, जो अच्छी चीज़ उसका समर्थन किया। ठीक, तो समर्थन वाली चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, इसको मैं लिख देती हूँ। समर्थन किसका किया उन्होंने? समर्थन महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा दी जाए, महिला शिक्षा। और दूसरा विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। उस टाइम पे होता था विधवा पुनर्विवाह कि जो जिसका हस्बैंड मर गया है ना, सती प्रथा तो था ही भयंकर, उसमें तो जला ही देते थे, लेकिन
जो विधवा होती थी, विधवा को मतलब सफ़ेद साड़ी उसको पहननी है, उसको गंजी कर देते थे, बाल हटवा देते थे, ठीक। और मतलब और ज़मीन पर वो सोती थी, खाने के लिए भी रूखी सूखी रोटी देते थे, कोई इसके पास मिलने नहीं जा सकता था। सोचो, कोई मिल नहीं सकता था विधवा से, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी कि मरने से भी बुरी, ठीक है ना, विधवाओं की। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की, विधवा को भी जीने का अधिकार है, उसकी भी दोबारा से शादी की जाए, वो भी समाज में जैसे और औरतें रहती हैं उन्हीं की तरह रह सके। तो इसका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, ठीक, कि ऐसा हो। दूसरा, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसका उन्होंने समर्थन किया। क्लियर। अब रामकृष्ण मिशन के बारे में हम मेनली पढ़ते हैं, ये तो हो गया स्वामी विवेकानंद के बारे में। रामकृष्ण मिशन जो था, रामकृष्ण मिशन जो था, ये कह सकते हैं हम कि ये दूसरों की सेवा के लिए था, है ना, दूसरों की सेवा करना और खुद को मोक्ष का रास्ता दिखाना, उसके लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया था। तो रामकृष्ण मिशन पहले क्या हुआ कि इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। बेलूर मठ, बेलूर मठ, बेलूर मठ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, बेलूर मठ। पहले किसकी स्थापना की इन्होंने, बेलूर मठ की, है ना, बेलूर मठ। बाद में फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके इसी बेलूर मठ को इसका क्या बना दिया, हेडक्वार्टर, मुख्यालय बना दिया, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय किसको बना दिया, बेलूर मठ को, है ना। तो बेलूर मठ की स्थापना कभी 1887 में, 1887 में, ठीक है। अब इसके 10 साल बाद 1897 आ जाएगा, है ना, 1897 में बेलूर मठ को ही रामकृष्ण मिशन का क्या बना दिया, मुख्यालय, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बना दिया, ठीक। रामकृष्ण मिशन का क्या बना दिया, मुख्यालय बना दिया 1897 में। बीच में हमने 1893 में क्या पढ़ा था, शिकागो धर्म सम्मेलन पढ़ा, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, 1896 में तो हो गया ना, 1896 देखो, 1893 में क्या, शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है शिकागो धर्म सम्मेलन, एटलीस्ट ये तो पूछा ही जाता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कौन गए, फिर आध्यात्मिक गुरु किसको कहा जाता है। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद, जिससे ये पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन में। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, किसकी, वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में की थी, न्यूयॉर्क में। क्लियर। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में। ये वेदांत सोसाइटी, बेलूर मठ, दूसरा रामकृष्ण मिशन, सबको पूछेगा, ठीक है। बेलूर मठ की स्थापना किसने की और वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये जो बेलूर मठ है ये वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी, कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे है बेलूर मठ। क्लियर। 1887 में क्या हुआ, बेलूर मठ की स्थापना। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन का ही इसको क्या बना दिया, मुख्यालय बना दिया बेलूर मठ को, ठीक। 1893 में कहाँ गए, शिकागो गए, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। क्लियर। क्योंकि हमारा रामकृष्ण मिशन हमने पढ़ लिया, ठीक। इसके बाद आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्लियर। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका नाम ये भैया कैसा अजीब सा है, तो इसके संस्थापक के नाम भी अजीब से ही हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन है, मैडम ब्लावाटस्की, कर्नल अलकाट, दो हैं, मैडम ब्लावाटस्की, मैडम ब्लावाटस्की और कौन, कर्नल अलकाट। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल अलकाट, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना इन दोनों ने कहाँ की थी, कनाडा में की थी। कहाँ की थी, कनाडा में, कनाडा, ठीक है, कनाडा में की थी।
तो इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी थी क्या, इनका मतलब था कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मतलब सबकी संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना था, इनका मेनली उद्देश्य क्या था, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो इन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग मतलब सभी देशों में इसका प्रचार किया थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर ये भारत में भी आए और भारत में इन्होंने कहाँ क्या किया, मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में अपना एक इसका क्या खोला, एक ऑफिस या कुछ भी कह सकते हैं, एक मुख्यालय खोला। कहाँ पे, मद्रास के अडियार। अब मद्रास क्या है आज के टाइम पे, मद्रास किसका नाम है, चेन्नई का। तो वहाँ पे जगह क्या है, अडियार, मद्रास के अडियार में, ठीक। और मद्रास के अडियार में कब खोला, 1886 में। 1886 में इन्होंने अपना जो भारत आए थे, तो कहाँ आए थे, मद्रास के अडियार में, ठीक है, मद्रास के अडियार में। और इस अडियार में ही फिर बाद में इसको क्या बना दिया उन्होंने, मुख्यालय बना दिया अपना, ठीक है। मेन पॉइंट या मेन हेडक्वार्टर थियोसॉफिकल सोसाइटी का किसको बना दिया, मद्रास के अडियार में ही बना दिया। फिर क्या होता है, इसी जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी चल रही थी मद्रास के अडियार में, इसी सिलसिले में या इसी से जुड़कर, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर ही कौन आई थी, एनी बेसेंट भारत आई थी। क्लियर, एनी बेसेंट भारत आई थी किससे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर। और एनी बेसेंट थी कहाँ की, आयरलैंड की। कौन आई थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट भारत आई। अब एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, आयरलैंड की थी, ठीक। अब एनी बेसेंट जब भारत आ गई तो इन्होंने देखा भाई अंग्रेज को तो बहुत जुर्म है यहाँ पे, है ना, मतलब इंडियंस पे। लेकिन जो आयरलैंड था, आयरलैंड भी किसके कब्जे में था, ब्रिटेन के था। लेकिन ब्रिटेन की उतनी बेकार, इतनी ऐसी हालत नहीं थी जैसी कि इंडियंस की थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे होम रूल था। होम रूल देखो, होम मीन्स क्या है, घर, रूल मीन्स शासन, ठीक है, मतलब कि अपने घर पर अपना शासन, होम रूल का मतलब यही तो होगा। तो आयरलैंड में क्या था, होम रूल था, आयरलैंड में क्या था, होम रूल था, इसलिए वहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी। मतलब आयरलैंड में जो होता है ना कि स्थानीय स्वशासन भी वही चीज़ है कि अपनी जगह पर आपकी खुद की मर्जी चलेगी, है ना। आप मतलब सेंट्रल लेवल पर आप कह सकते हो कि जिसका कब्जा है, मान लिया अंग्रेजों का है तो अंग्रेज चला लेंगे, लेकिन एटलीस्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर तो अपनी मर्जी चल जाए। इंडिया में वो भी नहीं था, इंडिया में A to Z ऊपर से लेके नीचे तक किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। तो इन्होंने, एनी बेसेंट ने सोचा कि मैं इंडिया में भी क्या चलाऊँ, होम रूल आंदोलन चलाऊँ। तो एनी बेसेंट ने इंडिया में क्या चलाया था, होम रूल आंदोलन। इसको भी हम बाद में चलाएंगे, बाद में पढ़ेंगे ना, होम रूल आंदोलन। मैंने क्या कहा था, बाद में चलाएंगे दोबारा चलाएंगे, कोई बात नहीं, होम रूल आंदोलन दोबारा चलाएंगे, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उन्होंने सोचा भाई जैसे हमारा आयरलैंड में है ऐसे यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं थी, यहाँ ही सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी कब हुई थी, 1875 में हुई थी, 1875 में, 1875 में। अभी हमने 1875 में एक और पढ़ी थी, 1875 में वो किसका हुआ था, आर्य समाज की भी हुई थी, याद है ना, आर्य समाज, ब्रह्म समाज की 1828 में। अब 1828 में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, उसका नाम है यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन, यंग बंग आंदोलन। एक आप पढ़ोगे बंग भंग, क्या पढ़ोगे, बंग भंग, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ना है, ये क्या है, यंग बंग। देखो बंग से मतलब क्या है, बंगाल से है, और भंग का मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना है ना। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन को रद्द कर दो, तो वो क्या था, बंग भंग आंदोलन था। इसको हम बंगाल विभाजन में पढ़ेंगे 1905 1906, ठीक है। ये क्या है, यंग बंग, यंग का मतलब क्या होता है, यूथ, मतलब कि जो यूथ जनरेशन है, और बंग से वो ये बंगाल। तो ये क्या था, ये बंगाल के यूथ जनरेशन का, बंगाल की युवाओं का क्या था, आंदोलन था, ठीक है, बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये 1828 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1828 में, ठीक। और 1828 में इसकी शुरुआत की थी हेनरी विलियम डेरिजिबो। किसने की थी, हेनरी विलियम डेरिजिबो।
हेनरी विलियम डेरिजिबो। किसने की थी? हेनरी विलियम डेरिजिबो। किसकी? यंग बंग आंदोलन की। और ये यंग बंग आंदोलन चलाया क्यों गया था? ये वहाँ के युवाओं ने ये जो आंदोलन किया किस लिए था? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। पूछता है क्वेश्चन, किसके लिए था ये? प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए था ये। क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रेस वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। कितने सारे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, सबका इसमें क्या है, आपको सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको आगे से आगे और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा ही समझ लो कि जो प्रेस की स्वतंत्रता से मतलब ये है कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय प्रेस में अगर कुछ भी छपना होता था तो टोटली हमें जो भी कंटेंट है हमारा किसको दिखाना पड़ेगा? पहले अंग्रेजों को, कि हमारा ये है, हम इसको छाप दें नहीं छाप दें। उन्होंने कह दे तो ठीक है, नहीं कहा तो उसको नहीं छाप सकते। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे प्रेस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो ये सब क्या था? ये इस वजह से इसकी स्वतंत्रता के लिए वहाँ के युवाओं ने आंदोलन किया था बंगाल के। तो ये क्या है? यंग बंग आंदोलन। तो ये सारे क्या है? ये समाज के सुधार के लिए हैं। तो सामाजिक सुधार आंदोलन हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद और भी हैं, जिसे आप पढ़ेंगे मुस्लिम आंदोलन है, तो वो भी सामाजिक सुधार आंदोलन, लेकिन उसमें एक थोड़े मुस्लिम वाला अलग हो जाएगा, है ना। 4 वो हैं, 4 हमने ये पढ़ लिए, 4 वो हैं। ठीक, इसके बाद जनजातीय आंदोलन वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ये क्लियर है? तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन पढ़ लिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ लिया, इसके बाद यंग बंग आंदोलन पढ़ लिया। अब आते हैं मुस्लिम आंदोलन पे। क्या है? मुस्लिम आंदोलन। अब मुस्लिम आंदोलन तो है ना, लेकिन ये भी क्या है? समाज के सुधार के लिए ही है। किसी ने शिक्षा के लिए किया, है ना, कि मुस्लिम्स को शिक्षा दी जाए। किसी ने उसमें मतलब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किया। किसी ने जो वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी हो रहा था उसके विरोध के लिए किया। तो फाइनली हम कह सकते हैं थाई समाज के सुधार के लिए ही। ठीक, अब मुस्लिम आंदोलन हमने 4 पढ़ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वहाबी आंदोलन। कौन सा? वहाबी। इसमें नंबर 1 कौन सा है? वहाबी। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। ठीक, ये जो वहाबी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो की थी, है ना, वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी। एक तो चीज़ ये है कि जो हम 4 मुस्लिम आंदोलन पढ़ेंगे ना, सबके जो संस्थापक हैं सबके नाम में आपको अहमद मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज वाली बात है कि सबके नाम में अहमद है। ठीक है, तो इसके जो ये था हमारा कौन सा? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेली। क्या नाम था? सैयद अहमद, आगे नाम में अहमद, बरेली, सैयद अहमद बरेली। और ये शुरुआत भी इसकी कहाँ हुई थी? बरेली से ही हुई थी, वहाबी आंदोलन की। बाद में ये बहुत ज़्यादा फैल गया। बरेली से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और बाद में ये बहुत ज़्यादा फैल गया। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट बन गया फिर जब ये फैला, तो इसका जो केंद्र बन गया, क्या बन गया? पटना बन गया, इसका हब। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या बन गया? पटना बन गया। क्वेश्चन पूछा जाता है वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, और ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? बरेली से शुरुआत हुई थी। ये जो वहाबी आंदोलन था, ये था कि जो हमारे पश्चिमी संस्कृति है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर इसको हम बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर यानी कि कह सकते हैं हम यूरोपियन कल्चर जो हमारे ऊपर हावी हो रहा था, उसके विरोध के लिए था। ठीक है ना, उसके विरोध के लिए था। और ये जो था ये सबसे ज़्यादा संगठित था। सबसे ज़्यादा संगठित आंदोलन कौन सा था? वहाबी आंदोलन था, संगठित। जितने भी हमने आंदोलन पढ़ेंगे हम या आगे पढ़ेंगे, कुछ पढ़ लिए, सबसे संगठित कौन सा था? वहाबी आंदोलन था। संगठित का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि कौन किधर को भाग रहा है, कौन किधर को भाग रहा है। मतलब जो लोग इससे जुड़े हुए थे ना वहाबी आंदोलन से, वो उनमें एक मतलब कन्वर्सेशन उनका बहुत मतलब आपस में, है ना, बातचीत उनका बहुत अच्छा था। ठीक, और मतलब ऐसे नहीं कि कोई इधर जा रहा कोई इधर जा, सबको ना एक टारगेट पता था कि हमको ये काम अब करना है, तो उसी मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही वो करते थे। तो ये क्या था? ये संगठित था। सबसे ज़्यादा संगठित आंदोलन कौन सा था? हमारा वहाबी आंदोलन था। अब आगे देखते हैं। ठीक, वहाबी आंदोलन। एक था हमारा अलीगढ़ आंदोलन।
अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत की थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इनके नाम में भी क्या आ गया? अहमद आ गया, ठीक है ना। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन ये था मुस्लिमों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। तो इनका जो मोटिव था अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट करने का, अलीगढ़ से ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला गया? अलीगढ़ आंदोलन बोला गया, ठीक है ना। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं कि कहाँ से शुरू हुआ था, अलीगढ़ से ही शुरू हुआ था, ठीक। तो इनका उद्देश्य था कि मुस्लिमों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक, मुस्लिमों की शिक्षा को बढ़ावा देना। इन्होंने फिर क्या किया? अब इन्होंने धीरे धीरे अपनी मतलब उसके लिए स्कूल की ज़रूरत है, भाई मुस्लिम्स को शिक्षा में बढ़ावा देना है, तो इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लोगों से चंदा मांगा। फिर इन्होंने 1875 में 1875 में इन्होंने क्या बनाया? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसकी की थी? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1875 में की थी, ठीक। फिर आगे चलकर ये जो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, आगे चलकर ये भी 1920 में ये क्या बन गया? यही बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हमारी, जो इंडिया की सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी में एक है AMU, ठीक है, आज के टाइम में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? फिर सर सैयद अहमद खान ने। मतलब स्टार्टिंग में क्या था? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, फिर धीरे धीरे उसका वो बढ़ता चला गया, फिर उसने एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया 1920 में, ठीक। इसके बाद इन्होंने जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। किसकी? पैट्रियोटिक एसोसिएशन, पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने बता दिया आपको। मेन चीज़ क्या है? अलीगढ़ आंदोलन, और उसमें क्या है? AMU, सर सैयद अहमद खान का नाम, ठीक। कितने हो गए? वहाबी आंदोलन हो गया, अलीगढ़ आंदोलन हो गया। आगे चलते हैं। वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, इसके बाद आता है एक अहमदिया आंदोलन। इसको तो नाम में ही अहमद है, आंदोलन के नाम में ही क्या है? अहमद है। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। ये जो अहमदिया आंदोलन था, ये चला था हमारा कहाँ से? क्या नाम उसका? सहारनपुर में जो है देवबंद, देवबंद से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देवबंद से, देवबंद, ठीक है ना। तो इसको हम सहारनपुर कह सकते हैं, यूपी के सहारनपुर, सहारनपुर में, देवबंद से यानी कि सहारनपुर में। और इसकी स्थापना की थी मिर्ज़ा अहमद ने, मिर्ज़ा अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत अहमदिया आंदोलन के संस्थापक, इसकी शुरुआत किसने की थी? मिर्ज़ा अहमद। इनके नाम में भी अहमद, भाई अहमद अहमद, तो इन्होंने अपने नाम पे क्या रखा होगा? अहमदिया आंदोलन रखा होगा। ये जो मिर्ज़ा अहमद थे, इन्होंने ये जो अहमदिया आंदोलन था, ये था धार्मिक समन्वय के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि आपस में मेलजोल बनाकर रखने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, हिंदू मुस्लिम में एकता के लिए, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता, और दूसरा वो है कि पश्चिमी शिक्षा का विरोध, पश्चिमी कल्चर का विरोध, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो मिर्ज़ा अहमद थे, स्टार्टिंग में सब ठीक चल रहा था, भाई इन्होंने लोगों में इनके भाषण या फिर इन्होंने ऐसी वो बनाई कि जिससे कि हिंदू मुस्लिम में एकता रहे, और लोग इनकी तरफ फिर मतलब अट्रैक्ट भी हुए, इनसे जुड़े बहुत सारे कि हाँ अच्छे काम कर रहे हो। लेकिन इन्होंने क्या किया फिर बाद में आके? इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार बता दिया। क्या किया? कृष्ण का अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार घोषित कर दिया कि भैया अब तो इनको लगा कि अब तो लोग मेरी बात मान रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ और अच्छा करता हूँ ना, कुछ और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया? खुद को कृष्ण का अवतार बता दिया। अब कृष्ण का अवतार बता दिया, इसको लगा कि लोग और ज़्यादा मुझसे जुड़ जाएंगे, है ना। लेकिन इसका उल्टा हुआ, होना भी चाहिए था। कृष्ण का अवतार बताने से जो हिंदू थे वो भी इन्होंने इनके मुंह पे थूक कर चले गए कि अच्छा तू है कृष्ण का अवतार, हट पर रखू। हिंदू हट गए, और दूसरा फिर मुस्लिम्स जो थे वो तो हटते ही, ठीक। तो हिंदू मुस्लिम फिर दोनों इनसे हट गए, तो वैसे ही फिर अहमदिया आंदोलन भी खत्म हो गया,
ठीक है, कोई इसका बड़ा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन पूछता है। ये जो है ना क्वेश्चन जो आता है ना कि भैया ये कहाँ से पूछ लिए, वो इस टाइप के होते हैं जो इनको बच्चे छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट है, जितने आपको मैं करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अहमदी आंदोलन किसने? मिर्ज़ा अहमद ने। इसके बाद आता है क्या? अहमदी आंदोलन, ठीक। और इसके बाद है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन भी था, देवबंद से शुरू हुआ था, और ये जो था ये देवबंद में भी था, ये गुरदासपुर में भी था, गुरदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर से शुरू हुआ था। देवबंद में भी था एक देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ठीक है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न हो, मैं एक बार और क्लियर कर दे। देखो, जो अहमदी आंदोलन था स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इसकी गुरदासपुर से हुई थी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? गुरदासपुर से। जो देवबंद आंदोलन था वो मेनली सिर्फ और सिर्फ देवबंद में ही रह गया, है ना। और इसकी स्थापना की थी कासिम नकवी और अहमद गंगोई। कासिम नकवी, अहमद गंगोई, किसने की थी? कासिम नकवी, कासिम नकवी, अहमद गंगोई। इसके नाम में भी आ गया भैया अहमद, अहमद गंगोई, कासिम नकवी और अहमद गंगोई, ठीक। इस चीज़ को आप अलग कर लो। अहमदी आंदोलन भी पहुंचा था कहाँ तक? देवबंद तक, है ना। लेकिन इसको अलग पढ़ लो, इसको अलग पढ़ लो, क्लियर हो गया। तो ये क्या था? ये 4 5 4 ही हो गए ना, 4 पे ही हो गया देवबंद वाला, देवबंद आंदोलन। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अहमद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? हमने मुस्लिम आंदोलन पढ़ लिया, सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे क्या? कल को मैं आपको पढ़ाऊँगी जनजातीय आंदोलन, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा आएंगे। जनजातीय आंदोलन में आता है एक तो जैसे चित्तर खान ने भी किया था, बहुत सारे हैं जनजातीय आंदोलन ना, 7 8 है, वो जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम फिर क्या पढ़ना चाहिए? फिर आपको पढ़ाऊँगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद गांधी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।